हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कौशल। बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ये क्या होती हैं, आइए देख लेते हैं। विद्यालयों में खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, सत्र समारोह आदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना अति आवश्यक है। पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को ये सारे कार्यक्रम भी बच्चों को कराने चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बच्चों को आना चाहिए। विद्यालयों में खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रम वगैरह का आयोजन करना चाहिए। इससे बालकों का ग्रोथ होता है, न कि केवल शारीरिक ग्रोथ होता है बल्कि माइंड भी उनका सक्रिय होता है। नेचुरली आप केवल पढ़ाएंगे तो बालक बिल्कुल थक और ऊब जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम टाइम टू टाइम विद्यालयों में होते रहेंगे तो बालकों का शारीरिक और मानसिक दोनों ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई थी, प्लस इस तरह के कार्यक्रमों पे जोर दिया गया था ताकि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो सके। तो हम आपको प्रकार सारा बता ही चुके हैं, अब हर एक प्रकार के प्रकार डाल लेते हैं। पहला है आपका शैक्षिक कार्यक्रम। तो शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन से होने चाहिए, पहले आइए वो देख लेते हैं। गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह करानी चाहिए ताकि बालक खुल के बोल सके। कवि सम्मेलन कराना चाहिए, भाषण प्रतियोगिता, विद्यालय पत्रिका आदि का निर्माण करना चाहिए। तो जैसे विद्यालयों में होना चाहिए कि बहुत से बालक नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इस तरह की जब प्रतियोगिता कराइए तो वो बालक भी खुल के बोलते हैं जो थोड़ा सा क्लास में संकोच करते हैं। क्योंकि वाद विवाद का मतलब ही एक पक्ष में विपक्ष में दो लोग बैठते हैं और दोनों अपनी बात को प्रूव करने के लिए तरह तरह के तर्क देते हैं, तो उसमें बच्चा खुल के अपनी चीज़ों को रखता है। कवि सम्मेलन भी टाइम टाइम पे कराना चाहिए ताकि बालकों के अंदर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिल सके। भाषण प्रतियोगिता किसी भी टॉपिक को देना चाहिए और उसमें बच्चों को बोलना चाहिए अब तुम अपने विचारों को अभिव्यक्त करो, मीन्स भाषण दो उस एक टॉपिक पे, तो बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से कर सकता है। विद्यालय पत्रिका, ये हर एक विद्यालय में सालाना एक बार निकलती भी है, ऐसा नहीं कि निकलती है, सालाना एक बार निकलती है जिसमें बच्चों की ही चीज़ों को उसमें ऐड किया जाता है, प्लस और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे अपनी कविता लिखते हैं, अपनी कहानियाँ लिखते हैं, चुटकुले वगैरह देते हैं उस पत्रिका के माध्यम से। तो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से बोल के अपनी अभिव्यक्ति कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी अभिव्यक्ति करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो लिख के अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ये शैक्षिक कार्यक्रम हर टाइप के बालकों के लिए है, जो बालक शाई हैं उनके लिए भी है, जो बालक बहुत अच्छे से अभिव्यक्त अपने कर पाते हैं उन बालकों के लिए भी है। तो ये शैक्षिक कार्यक्रम टाइम टाइम पे कराना चाहिए। अगर मेरे स्टूडेंट ये देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि हम टाइम टाइम पे ये कराते रहते हैं, और बच्चों के साथ हम ये भी करते रहते हैं जो बच्चा बहुत शाय है, बोल नहीं पाता है। एक इसी तरह उदाहरण देंगे, एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा डरता था, अपनी बातों को कहने से डरता था, और अगर उसे खड़ा करके कहलवाइए तो उसके हाथ पाँव कांपने लगते थे और अपनी चीज़ों को बोल नहीं पाता था। धीरे धीरे जब उसे अप्रिसिएट करने लगे, हाँ तुम बोल सकती हो, तुम सही बोल रही हो, तुम बोल सकती हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम में इंक्लूड करने लगे। आज के डेट में वो बच्चा बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख लेता है। तो अध्यापक को चाहिए कि इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन वो विद्यालय में करे और हर एक बच्चे पे ध्यान दे कि हर एक बच्चा इसमें भाग ले। कोई ज़्यादा कोई कम, कोई अभी नहीं ले पा रहा है तो उसे बाद में ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चा बाद में उस कार्यक्रम में जरूर भाग ले। नेक्स्ट हेडिंग है खेल कूद। आप सबको ये मालूम है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो बिना खेल कूद इंक्लूड किए कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो ही नहीं सकती है, तो उसमें खेल कूद इंक्लूड जरूर होना चाहिए, क्योंकि खेल कूद से ही बालकों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। बालक होता है कोई चीज़ नहीं बता पाता है, लेकिन खेलने में जब क्लास में है और खेल के मैदान में आप देखेंगे बालक के दो रूप दिखेंगे आपको। खेल के मैदान में वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से अभिवृद्धि करता है, यानी उसमें आत्मविश्वास भरपूर रहता है। वही क्लास में बैठता है तो वो नहीं रहता है। तो खेल कूद के माध्यम से आप बालकों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता, बालक खुद पर निर्भर रह के कोई भी काम कर सकता है, वो खेल कूद के ही माध्यम से संभव है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की भावना, किसी चीज़ को कर लेने की भावना कि मतलब ये मेरा काम है, हम इसे कर लेंगे, ये भावना खेल कूद के ही माध्यम से आता है। नेक्स्ट है आपका स्वशासन।
आदि गुणों का विकास करना है। तो खेल कूद से इन सारे गुणों का विकास संभव हो सकता है। खेल कूद से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। बताया गया स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, वो खेलकूद के माध्यम से संभव है। केवल बच्चे को पढ़ाते रहिए तो उसका बौद्धिक विकास तो हो जाएगा, पर उसका शारीरिक विकास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक क्षमता। ऐसे देखेंगे तो बालक को अपनी शारीरिक क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। बालक छोड़िए, हम लोग ही ले लेते हैं कि अगर हम लोग खेलते कूदते नहीं हैं तो हमें नहीं पता होता है कि मेरे अंदर भी वो क्षमता है, लेकिन जब खेलते कूदते हैं तो वो अंदर से उत्साह आता है जिससे हम अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य कर लेते हैं। तो शारीरिक क्षमता का भी विकास होता है। नेतृत्व की भावना होती है। खेल में होता है ना कि चार उसके अंडर में काम करेंगे तो फिर हेड कौन होगा, तो हेड नेतृत्व की भावना का विकास खेलकूद से ही होता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम हेड हैं और बाकी सब आ जाओ मेरी टीम में, जो भी टीम मेंबर हो आ जाओ मेरे अंदर। तो वो नेतृत्व की भावना खेलकूद से ही आती है, क्योंकि ऐसे तो आप किसी को काम दे दीजिए, अच्छा ये काम तुम्हें करना है, बालक तुरंत पीछे हट जाएगा, नहीं नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन खेल कूद में वो कह सकते हैं हाँ हम करेंगे, मेरे अंडर में इतने लोग आओ और हम लोग खेलते हैं। दो टीम होती है, एक टीम ए टीम बी, तो टीम ए का कौन नेतृत्व करेगा, टीम बी का कौन करेगा। तो इस तरह की भावना का विकास खेलकूद के ही माध्यम से आता है। नेक्स्ट है आपका सामूहिकता। खेल कभी अकेले में नहीं होता है, खेल हमेशा समूह में होता है। तो सामूहिकता की भावना का होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को देखेंगे ऐसे लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन जब खेलते हैं तो वो सब एक हो जाते हैं, यानी उनमें सामूहिकता का विकास होता है। नेक्स्ट है स्पर्धा की भावना का विकास। हम जीत सकते हैं, हम ही जीतेंगे, इस तरह की भावना, हम नंबर 1 आएंगे, इस तरह की भावना का विकास खेलकूद के ही माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण क्या है? हर एक विद्यालय में पाठ्यक्रम में शैक्षिक भ्रमण निहित होता है। शैक्षिक भ्रमण इसलिए कराया जाता है कि कुछ चीज़ें बालकों को अगर किताबी ज्ञान दीजिए तो उन्हें नहीं समझ में आता है, वहीं अगर आप शैक्षिक भ्रमण के द्वारा उन्हें चीज़ों को दिखा के ज्ञान दीजिए तो वो ज्ञान स्थायी रूप से उनके दिमाग में फीड हो जाता है और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं। इसलिए कुछ पाठ्यक्रमों में शैक्षिक भ्रमण को बहुत ही जरूरी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें भूगोल ले लीजिए। भूगोल के लिए अगर शैक्षिक भ्रमण नहीं कराया जाए तो बच्चा वहाँ जाके वहाँ की चीज़ों को देख के ही ज़्यादा अच्छे से समझेगा, न कि किताबी ज्ञान के द्वारा। छात्र किसी क्षेत्र एवं स्थान का सूक्ष्म अवलोकन करके वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र वहाँ जाते हैं, वहाँ एक एक चीज़ों का अच्छे से, अभी का छोड़ लीजिए, अभी तो शैक्षिक भ्रमण के नाम पे केवल घूमना फिरना ही बच्चों को समझ में आता है कि शैक्षिक भ्रमण है, इसका मतलब घूमना है। लेकिन शैक्षिक भ्रमण का वास्तविक मतलब यही है कि बालक वहाँ जाए और वहाँ सूक्ष्मता से हर एक चीज़ का निरीक्षण और परीक्षण करे और उससे जो ज्ञान हासिल हो रहा है वो ज्ञान हासिल करे। तो ये मतलब होता है शैक्षिक भ्रमण का। शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य क्या होने चाहिए? जो शैक्षिक भ्रमण जरूरी है वो देख लेते हैं पॉइंट में। पहला है शैक्षिक भ्रमण के दौरान उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का संग्रह करना। शैक्षिक भ्रमण के दौरान बालक घूमता है, टहलता है और उसका जब सूक्ष्म अध्ययन करता है तो अध्ययन से संबंधित काफ़ी सामग्रियाँ उसको मिलती हैं, तो उन सबको वो संग्रह करके ले आए। आप अक्सर देखे होंगे खुदाइयों से काफ़ी चीज़ें मिली है, जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे पौराणिक यानी हमारे पूर्वज उसका इस्तेमाल क्यों करते थे। वो तो खुदाई के ही माध्यम से कुछ औजार मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ लिखे हुए शिलालेख मिले हैं, जिसके द्वारा हम चीज़ों को जान सके हैं। तो ये शैक्षिक भ्रमण के ही द्वारा संभव हो सकता है। नेक्स्ट है आपका भ्रमण के दौरान स्थान विशेष समस्याओं से अवगत होना। जब बालक भ्रमण करता है तो ध्यान देता है कि स्थान विशेष में कौन सी प्रॉब्लम आ, कौन सी विशेष समस्या है जिसको उसको ध्यान देना है और उस समस्याओं पे वो फोकस करता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा पठन सामग्री को अधिक स्पष्ट रूप से समझ लेना। जो भी पढ़ना है उसको जब वो भ्रमण के द्वारा उन चीज़ों को पढ़ता है तो वो स्पष्ट रूप से उन चीज़ों को समझ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रमण किए गए स्थान के व्यक्ति, उनके कार्यकलापों, विभिन्न वस्तुओं, पेड़ पौधों आदि का अवलोकन करना। जब बालक भ्रमण करता है तो केवल भ्रमण वो चीज़ों का ही नहीं करता है, आसपास व्यक्तियों के विचारों को भी जानता है, उस जगह की क्या स्पेशलिटी है वो जानता है, पेड़ पौधे क्यों वहाँ ज़्यादा फल फूल रहे हैं या क्यों वहाँ नहीं फल फूल रहे, या वहाँ की जलवायु कैसी है, आदि सभी चीज़ों का बालक अवलोकन करता है। तो ये भ्रमण के द्वारा ही संभव है। पाठ्य
सहगामी क्रियाओं में पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिले। चलिए अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।